सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी। आज मैं आपके सम्मुख बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान सभा के अंतिम भाषण को लेकर उपस्थित हूँ। आज 25 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 25 नवंबर 1949 को आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में संविधान सभा को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। बाबा साहब के संविधान सभा के अंतिम भाषण को आज मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि भाषण में पढ़ने में, उच्चारण करने में कहीं कोई गलती हो तो उसे नज़रअंदाज करते हुए वीडियो को, भाषण को आगे तक देखें और सुनें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस भाषण में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप कागज़ पेन लेकर उन जानकारियों को नोटिस अगर करेंगे तो आपके लिए वह बहुत अच्छा होगा। तो मैं बाबा साहब के भाषण को पढ़ने जा रहा हूं। माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस संविधान सभा के पिछले कार्य की ओर ध्यान देने से यह विदित होता है कि जब यह प्रथम बार 9 दिसंबर 1946 को संवेद हुई थी, उस समय से अब तक 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हुए। इस समय में संविधान सभा के कुल 17 सत्र हुए। इन 17 सत्रों में प्रथम 6 सत्र लक्ष्यमूलक संकल्प पारित करने और मूलाधिकार विषयक, संघ संविधान विषयक, संघ की शक्तियों की, प्रांतीय संविधान विषयक, अल्पसंख्यक वर्ग विषयक तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों विषयक तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों विषयक समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने में लगे। 7वें, 8वें और 9वें, 10वें और 11वें सत्रों में संविधान के मसौदे पर विचार हुआ। संविधान सभा के इन 11 सत्रों में 165 दिन लगे। इनमें से सभा ने 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार करने में लगाए। मसौदा समिति का निर्वाचन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। उसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से उसकी बैठक 141 दिनों तक हुई और इस समय में वह संविधान का मसौदा तैयार करने में लगी रही। मसौदा समिति के लिए कार्य करने के लिए संवैधानिक परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। मसौदा समिति द्वारा जिस रूप में संविधान का प्रथम मसौदा संविधान सभा में उपस्थित किया गया था, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विचार स्थिति के समाप्त होने पर संविधान के मसौदे में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई। अपने अंतिम रूप में संविधान के मसौदे में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के मसौदे पर भेजे गए कुल संशोधनों की संख्या लगभग 7635 थी। इनमें से सभा में पेश किए गए संशोधनों की संख्या 2473 थी। इन तथ्यों को मैंने इसलिए वर्णन किया है कि एक स्थिति ऐसी आ गई जब यह कहा जाता था कि कार्य समाप्त करने में सभा ने बहुत अधिक समय ले लिया। वह आराम से चल रही है और लोक धन का अपव्यय कर रही है। गांव में आग लग रही है और कहर नाचने में मस्त है कि कहावत चरितार्थ हो रही है। कहा जाता था, क्या यह शिकायत किसी रूप में भी न्यायमुक्त है? आइए हम उस पर विचार करें। जो अन्य देशों की संविधान सभाओं ने अपना संविधान बनाने में लगाया, इनके कुछ उदाहरण लीजिए। अमेरिका का संविधान बनाने में अमेरिका का सम्मेलन 25 मई 1787 को हुआ और 17 सितंबर 1787 में उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया। यथार्थ 4 माह में कनाडा का संविधान संबंधी सम्मेलन 10 अक्टूबर 1864 में हुआ और 2 वर्ष 5 माह लगाते हुए मार्च
1867 में वह संविधान विधि के रूप में पारित हुआ। ऑस्ट्रेलिया का संविधान संबंधी सम्मेलन मार्च 1891 में हुआ और 9 साल बाद 9 जुलाई 1900 में संविधान ने विधि का रूप धारण किया। दक्षिण अफ्रीका का सम्मेलन अक्टूबर 1908 में हुआ और एक वर्ष के बाद 20 सितंबर 1919 को संविधान ने विधि का रूप लिया। यह सच है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के सम्मेलनों के ने जितना समय लिया हमने उससे अधिक समय लिया है, पर कनाडा ने जितने समय लिया उससे अधिक समय हमने नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही कम समय लिया और ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ही कम समय लिया है। इस कार्य में व्यतीत किए गए समय के आधार पर तुलना करने में दो बातें याद रखनी चाहिए। एक यह है कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान से बहुत छोटे हैं। जैसा कि कह चुका हूं, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और अमेरिका निवासियों ने 7 अनुच्छेद रखे हैं, जिसमें से प्रथम 4 को धाराओं में बांटा गया है, जिनकी कुल संख्या 21 है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 159 धाराएं हैं। दूसरी बात यह है, याद रखनी है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों के निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उनको पेश किया हुआ मान लिया गया। इसके विपरीत इस संविधान सभा को 2473 संशोधनों पर विचार करना पड़ा। इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए देर लगाने का दोषारोपण मुझे निराधार प्रतीत होता है, बल्कि इतने महान और जटिल कार्य को इतने अल्प समय में पूरा करने के लिए इस संविधान सभा को चाहिए कि वह अपने आप को बधाई दे। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य की पूर्णतया निंदा करना श्री नजीरुद्दीन अहमद ने अपना कर्तव्य समझ लिया है। उनकी सम्मति में मसौदा समिति द्वारा किया गया कार्य केवल प्रशंसा न करने के योग्य ही नहीं, वरन वह निश्चित रूप से जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर से निम्न श्रेणी का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय कायम करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और अपनी राय कायम करने के लिए नजीरुद्दीन अहमद का स्वागत है। श्री नजीरुद्दीन अहमद समझते हैं कि मसौदा समिति के किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा उनमें बुद्धिबल अधिक है। मसौदा समिति उनके इस दावे पर आपत्ति करना नहीं चाहती। इसके विपरीत यदि सभा को मसौदा समिति में नियुक्त किए जाने के योग्य समझती तो मसौदा समिति उन्हें अपने में पाकर उनका स्वागत करती। यदि संविधान के निर्माण में उन्हें कोई स्थान नहीं मिला तो निश्चय ही इसमें मसौदा समिति का कोई दोष नहीं है। यह स्पष्ट है कि मसौदा समिति के प्रति अपनी घृणा प्रकट करने के लिए श्री नजीरुद्दीन अहमद ने उनका नया नाम गढ़ा है। वह विषयांतर करने वाली समिति है। श्री नजीरुद्दीन अहमद अवश्य ही अपनी इस सूझ में प्रसन्न होंगे, पर वे यह नहीं जानते कि कौशल सहित विषयांतर करने और कौशल रहित विषयांतर करने में अंतर है। यदि मसौदा समिति ने विषयांतर किया तो वह परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं किया। उसने अकस्मात मछली पकड़ने के लिए बंसी नहीं फेंकी। वह जिस मछली के पीछे थे उसे प्राप्त करने के लिए उसने परिचित जलाशयों में खोज की। किसी अच्छी वस्तु की खोज में लगना विषयांतर करने जैसी बात नहीं है। यद्यपि श्री नजीरुद्दीन अहमद इस बात को मसौदा समिति की प्रशंसा के रूप में कहने का आशय न था, पर मैं इसे मसौदा समिति की प्रशंसा के रूप में स्वीकार करता हूं। मसौदा समिति ने जिस संशोधन को दोषयुक्त समझा उनको वापस करने और उनके स्थान में जो उनसे अच्छे समझे उन्हें रखने की हिम्मत और सच्चाई यदि न दिखाई होती तो उस पर कर्तव्य पालन न करने
तथा झूठी मान मर्यादा की भावना रखने का भारी दोष लगता। यदि कोई गलती हुई तो मुझे प्रसन्नता है कि मसौदा समिति ने उन गलतियों को मानने में आनाकानी नहीं की और उनको सुधारने में वह अग्रसर हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सिवा एक सदस्य के मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य में प्रति संविधान सभा के सदस्यों ने समयान्यता प्रशंसात्मक भाव प्रकट किए हैं। मुझे विश्वास है कि मसौदा समिति इस यथार्थ अभिस्वीकरण को देखकर प्रसन्न होगी जो इन्हें उदार शब्दों में प्रकट किया गया है। इस सभा के सदस्यों द्वारा तथा मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुझ पर जो बधाइयाँ की वर्षा की गई हैं उनके कारण मैं प्रसन्नता में इतना ओतप्रोत हो गया हूँ कि उनके प्रति पूर्णतया अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिलते। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के स्वार्थों की रक्षा करने के अतिरिक्त मैं अन्य किसी महानतर आकांक्षा को लेकर नहीं आया था। मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था कि मुझे और भी बड़े बड़े प्रकारों को हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस कारण जब सभा ने मुझे मसौदा समिति में निमंत्रित किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और जब मुझे मसौदा समिति का सभापति चुना गया तो मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति में मुझसे बड़े, मुझसे अच्छे और मुझसे अधिक सक्षम व्यक्ति विद्यमान थे, जैसे कि मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी एयर। संविधान सभा और मसौदा समिति का मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास तथा भरोसा किया तथा मुझे अपना एक साधन बनाया और देश की सेवा करने का मुझे एक अवसर दिया। जो श्रेय मुझे दिया है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ, उसके अधिकारी श्री BN राव भी हैं जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को मिलना चाहिए जिन्होंने, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, 141 दिन तक बैठक की और उनके नए सूत्र खोजने के कौशल के बिना तथा विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति सहनशील तथा विचारपूर्ण सामर्थ्य के बिना इस संविधान बनाने का कार्य इतनी सफलतापूर्वक समाप्त न हो पाता। सबसे अधिक श्रेय इस संविधान के मुख्य मसौदा लेखक श्री SN मुखर्जी को है। बहुत ही जटिल प्रस्तावनाओं को सरल से सरल तथा स्पष्ट से स्पष्ट वैध भाषा में रखने की उनकी योग्यता की बराबरी कठिनाई से की जा सकती है और न कठिन परिश्रम करने की उनकी सामर्थ्य की तुलना की जा सकती है। इस सभा के लिए वे एक देन स्वरूप थे। यदि उनकी सहायता न मिली तो इस संविधान को अंतिम स्वरूप देने में इस सभा को कई और वर्ष लगते। श्री मुखर्जी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है और किस प्रकार उन्होंने कभी कभी आधी रात के बाद तक भी कार्य किया है। उनके श्रम और सहयोग के लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि यह संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, एक उखड़े हुए फर्श के समान होती जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता और कहीं सफ़ेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेत्ता समझता। सिवा उपद्रव के और कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसके कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने रहे। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह सुनिश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा
कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर सकी। अतः इस सभा में संविधान के मसौदे के शांत संचालन के लिए कांग्रेस पक्ष की श्रेय की अधिकारी है। यदि इस पक्ष के अनुशासन को सब लोग मान लेते तो संविधान सभा की कार्यवाही बड़ी नीरस हो जाती। यदि पक्ष के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता तो यह सभा जी हजूरी की सभा बन जाती। सौभाग्यवश कुछ द्रोही थे। श्री कामत, डॉक्टर PS देशमुख, श्री विंधवा, प्रोफेसर सक्सेना और पंडित ठाकुरदास भार्गव थे। इनके साथ साथ मुझे प्रोफेसर KT शाह और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहिए। जो प्रश्न उन्होंने उठाए वे बड़े सिद्धांत पूर्ण थे। उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। इस बात से उनके सुझावों का मूल्य कम नहीं होता और न उनकी इस सेवा में कोई कमी आती जो उन्होंने इस सभा को कार्यवाही को रोचक बनाने में की। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यदि वे न होते तो मुझे वह अवसर नहीं मिलता जो मुझे इस संविधान में नीति सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए मिला और जो संविधान के पारित करने के यंत्रवत कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी कुशलता रीति से इस सभा की कार्यवाहियों को संचालन किया। जिन लोगों ने इस सभा का कार्यवाहियों में भाग लिया वे उस उदारता और सहृदयता को नहीं भूल सकते हैं जो आपने इस सभा के सदस्यों के साथ प्रदर्शित की। ऐसे अवसर आए जबकि केवल पारिभाषिक आधार पर मसौदा समिति के संशोधनों को रोकने का प्रयास किया गया। मेरे लिए बड़े चिंतापूर्ण क्षण थे। मैं आपको इस बात के लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने विधिवाद के संविधान निर्माण कार्य पर विजय नहीं होने दी। इस संविधान की जितनी भी प्रतिरक्षा की जा सकती थी उतनी प्रतिरक्षा मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और TT कृष्णाचारी ने की। अतः इस संविधान के गुणों के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हों तो वह निसंदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। राज्य के इन अंगों का क्रियाकरण जिन पर निर्भर करता है वह जनता और उनके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक पक्ष हैं जो उनकी इच्छा और नीति पालन करने में साधन होते हैं। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके पक्ष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या वे अपने प्रयोजनों और सिद्ध करने में संवैधानिक साधनों को काम में लेंगे या वे क्रांतिकारी साधनों को अधिमान देंगे? यदि वे क्रांतिकारी साधन अपनाते हैं तो चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यह कहने के लिए किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल होगा। अतः इस संविधान पर बिना इस निर्देश के कि जनता और पक्ष किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाएगी, जनता और पक्ष की किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाएंगे, कोई निर्णय देना व्यर्थ है। इस संविधान की निंदा अधिकतर दो क्षेत्रों से की जाती है, साम्यवादी पक्ष तथा समाजवादी पक्ष द्वारा। वे क्यों इस संविधान की निंदा करते हैं? क्या इसलिए कि यह संविधान वास्तव में खराब है? मैं यह कहने का साहस करता हूं कि नहीं। साम्यवादी पक्ष श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहते हैं। वे संविधान की इस कारण निंदा करते हैं
कि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात जो वे चाहते हैं वह यह है कि यदि उनके हाथ में शक्ति आ जाए तो बिना प्रतिकर किए सारी निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण करने या समाजीकरण करने का स्वतंत्रता संविधान द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी यह चाहते हैं कि संविधान में वर्णित मूलाधिकार निरपेक्ष तथा बिना किसी परिसीमा के होने चाहिए। जिससे कि यदि पक्ष के हाथ में शक्ति आ जाए तो उन्हें आलोचना करने के लिए ही नहीं वरन राज्य को उलटने तक के लिए भी पूरी आज़ादी मिल जाए। ये ही मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर इस संविधान की निंदा की जाती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत है, मैं यह नहीं कहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि बिना प्रतिकर संपत्ति अर्जन करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि इसकी अवहेलना ही नहीं की जा सकती। मैं यह नहीं कहता कि मूलाधिकार कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता और उन पर जो परिसीमा लगाई हैं उनको कभी नहीं उठाया जा सकता। हाँ, मैं यह अवश्य कहता हूँ कि इस संविधान में जो सिद्धांत निहित हैं वे उस वर्तमान पीढ़ी के विचार, और यदि आप इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति समझे तो मैं यह कहूँगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं, जो फिर इनको संविधान में निहित करने के लिए मसौदा समिति को दोष क्यों। और फिर मैं तो यह कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों को भी दोष क्यों। महान अमेरिका निवासी राजनीतिज्ञ जेफरसन ने, जिसने अमेरिका के संविधान निर्माण कार्य में प्रमुख कार्य किया, कुछ बड़े गंभीर विचार व्यक्त किए हैं जिनकी उपेक्षा संविधान बनाने वाले कभी नहीं कर सकते। एक स्थल पर उन्होंने कहा है, बहुमत की इच्छा से अपने आप को किसी बंधन में डालने के लिए एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में हम प्रत्येक पीढ़ी को मान सकते हैं, पर वर्तमान पीढ़ी किसी भी अनुवर्ती पीढ़ी को किसी अन्य देश के निवासियों से अधिक बंधन में नहीं बांध सकती है। एक और अन्य स्थल पर उन्होंने कहा, राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थाओं को उनके उद्देश्यों के अनुरूप बताने तक के लिए भी न छुआ जा सकता है और न उनमें कुछ भेद किया जा सकता है, क्योंकि जनता के लिए न्याय के रूप में उनके प्रबंध करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं उनमें अधिकार निष्कारण मान लिए जाते हैं। यह विचार संभव है कि एक शासक के दुरुपयोग से बचने के लिए कल्याणकारी हों, पर स्वयं राष्ट्र के लिए ये बड़े मूर्खतापूर्ण हैं। फिर भी हमारे वकील और पुजारी इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं, और मान लीजिए कि पूर्ववर्ती पीढ़ी का आधार हमसे अधिक सुदृढ़ था, उसे हम पर विधियों के आरोपण करने का अधिकार था जो हमारे लिए अपरिवर्तनीय हैं, और उस प्रकार से हम भावी पीढ़ियों के लिए विधि बना सकें और उन पर भार डाल सकें जिनमें परिवर्तन करने का उन्हें अधिकार न हो तो ठीक है। यह संसार मृतकों का है और जीवन नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जेफरसन ने जो कुछ कहा है वह केवल सत्य ही नहीं वरन परम सत्य है, इस पर कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। जेफरसन द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत का यदि संविधान सभा पालन न करती तो वह अवश्य ही दोष ही का नहीं वरन निंदा तक का पात्र होती। पर मैं पूछता हूं कि क्या दोष का पात्र है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए केवल संविधान के संशोधन संबंधी उपबंधों का ही परीक्षण करना है। जनता को संविधान में संशोधन करने का अधिकार न देकर
जैसा कि कनाडा में है, या संविधान के संशोधन का असाधारण निबंधों और शर्तों की पूर्ति के अधीन रखकर, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है। सभा ने इस संविधान का अपनी अंतिम अच्युतता की मुहर लगाने का काम करने से अपने आप को रोका ही नहीं, वरन इस संविधान के संशोधन करने की एक बड़ी ही सुविधाजनक प्रक्रिया उपबंधित की है। इस संविधान के किसी भी आलोचकों को मैं यह चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करने की संसार में कहीं भी किसी संविधान सभा ने उस परिस्थितियों में जिनमें यह देश फंसा हुआ है, संविधान के संशोधन के लिए इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया उपबंधित की हों। जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह नहीं समझा जाता कि साधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। संवैधानिक अर्थ की केवल एक ही बात है जिसका मैं निर्देश करना चाहता हूँ। इस बात की बड़ी शिकायत की गई है कि केंद्रीयकरण बहुत अधिक है और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी कर दी गई है। यह स्पष्ट है कि यह विचार केवल अतिशयोक्ति ही नहीं, बल्कि यह इस बात के प्रति मिथ्या धारणा पर भी आधारित है कि संविधान यथार्थ रूप में किन किन बातों के लिए प्रयास करता है। केंद्र और राज्यों में परस्पर संबंध के विषय में उस मूलाधिकार का ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह संबंध निर्भर करता है। फेडरल शासन पद्धति का यह मूलभूत सिद्धांत है कि विधायी और कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन केंद्र और राज्यों में केंद्र द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा नहीं होता, वरन स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। यह संविधान करता है। हमारे संविधान के अधीन राज्य अपने विधायी और कार्यपालिका अधिकार के लिए किसी प्रकार से भी केंद्र पर आश्रित नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्य की स्थिति समान है। यह अनुभव करना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रवादी किस प्रकार कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार के प्रवर्तन के लिए केंद्र को जितना क्षेत्र किसी अन्य फेडरल संविधान में दिया गया है, उससे अधिक क्षेत्र का संविधान में दिया गया हो। यह हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई हों और राज्य को न दी गई हों, पर फेडरल शासन पद्धति की मुख्य बातें ये नहीं हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, फेडरल शासन पद्धति की बहुत बात यह है कि संविधान द्वारा केंद्र और एककों में विधायी तथा कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन हो। यह सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है। इससे कोई भ्रम हो ही नहीं सकता। अतः यह कहना गलत है कि राज्य केंद्र के अधीन रख दिए गए हैं। केंद्र अपनी स्वेच्छा से उस विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, न न्यायपालिका कर सकती है। यह ठीक ही कहा गया है, न्यायालय रूप भेद कर सकते हैं, पर वे एक के स्थान में दूसरी बात नहीं रह सकते। नए तर्कों के रूप में वे पहले निर्वाचनों का पुनरीक्षण कर सकते हैं। नए दृष्टिकोण उपस्थित किए जाते हैं। सीमा तक दशाओं में वे विभाजन पंक्ति को इधर उधर कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे अवरोध हैं जिनको वे पार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से सौंपी हुई शक्तियों का वे पुनर्वटन नहीं कर सकते। वर्तमान शक्तियों की वे एक व्यापक रूप योजना दे सकते हैं, पर
किसी प्राधिकार को स्पष्ट रूप में दी गई शक्ति को वे किसी अन्य प्राधिकार को नहीं सौंप सकते। अतः केंद्रीकरण के संबंध में लगाया गया प्रथम अभियोग जो फेडरेशन को निर्मूलन करता है सिद्ध नहीं होगा। दूसरा अभियोग यह है कि केंद्र को राज्यों पर अतिक्रमण करने का अधिकार दिया गया है। इस अभियोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पर अतिक्रमणकारी शक्तियों के होने के कारण इस संविधान की निंदा करने से पूर्व कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात यह है कि ये अतिक्रमणकारी शक्तियां इस संविधान का शांतिकालीन रूप नहीं है। उनका प्रयोग और परिवर्तन स्पष्ट रूप से केवल आपात के लिए है। ये वीडियो पूरा भाषण पढ़ने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस भाषण के यहाँ तक जो जानकारी है वो यहाँ तक हम रिकॉर्ड करके इससे आगे की जानकारी भाषण जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 31 मिनट का हो गया है और इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। धन्यवाद।